हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 9th ऑफ फरवरी के डेली करंट अफेयर्स। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज है या आपके कोई सुजेशंस है रिगार्डिंग दिस चैनल, देन यू कैन मैसेज मी ऑन द इंस्टाग्राम, और दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन वाज बाबा आमटे's डेथ एनिवर्सरी। बाबा आमटे's की डेथ एनिवर्सरी कब होती है? बाबा आमटे की डेथ एनिवर्सरी होती है 9th ऑफ फरवरी को। तो इनका फुल नेम क्या है? इनका फुल नेम है मुरलीधर देवीदास आमटे। मुरलीधर देवीदास आमटे, एमडी आमटे भी इनको बोलते हैं। इनका जन्म हुआ था 26 ऑफ दिसंबर 1914 में महाराष्ट्र में। अब बाबा आमटे थे कौन? इंपॉर्टेंट क्यों है ये? बाबा आमटे हमारे इंडिया के एक बहुत ही फेमस सोशल एक्टिविस्ट थे, लॉयर भी रह चुके हैं और इन्वायरमेंटलिस्ट भी थे। इन्होंने 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, तो उस टाइम पे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को जेल में भेज दिया था, तो उनके लिए इन्होंने एज ए डिफेंस लॉयर भी काम किया था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसीलिए ये थोड़े फेमस हो जाते हैं। इसके अलावा 1990 में नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। अनंत कुमार द फाउंडर ऑफ सुपर 30 गेट्स अ गोल्डन वीजा फ्रॉम विच कंट्री। अनंत कुमार सुपर 30 के फाउंडर है। तो इनको रिसेंटली गोल्डन वीजा मिला है एक कंट्री से। तो कौन सी कंट्री ने इनको गोल्डन वीजा ग्रांट किया है? तो कंट्री का नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई ने इनको गोल्डन वीजा ग्रांट किया है सुपर 30 के फाउंडर अनंत कुमार को। सुपर 30 क्या है? सुपर 30 इज अ हाई एम्बिशियस एंड इनोवेटिव एजुकेशनल प्रोग्राम। सुपर 30 एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो आईआईटी, जेईई मेंस वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोचिंग दी जाती है। उन बच्चों को कोचिंग दी जाती है जो आम जो कोचिंग होती है उनको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम है सुपर 30। अगर आता है कि व्हाट इज सुपर 30, तो सुपर 30 क्या है? ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम है। अब चलते हैं गोल्डन वीजा पे। गोल्डन वीजा क्या होता है? गोल्डन वीजा बेसिकली उनको दिया जाता है जो या तो इन्वेस्टर्स हो, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको गोल्डन वीजा दिया जाता है, या फिर उन इंडिविजुअल्स को गोल्डन वीजा दिया जाता है जिनको अच्छी खासी नॉलेज है किसी भी फील्ड में, चाहे वो साइंस का फील्ड हो या फिर आर्ट का फील्ड हो या कल्चर का फील्ड हो, किसी भी फील्ड में उनको अच्छी खासी नॉलेज है, तो उनको भी गोल्डन वीजा जो है प्रोवाइड किया जाता है। यूएई ने गोल्डन वीजा शुरू किया था 2019 में। गोल्डन वीजा में क्या होता है? इसमें लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वीजा है ये एक तरह का। दिस इज अ काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वीजा। इसमें क्या होता है? इसमें जो फॉरेन रेजिडेंट्स है वो आकर आपकी कंट्री में रह सकते हैं, वहां पे काम भी कर सकते हैं, वहां पे पढ़ाई भी कर सकते हैं 5 से 10 साल तक। अब यूएई ने दिया है तो यूएई में जाकर 5 से 10 साल तक रह सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, कोई भी वहां पे जो चाहे कर सकते हैं यूएई में जाकर। राइट, इसके अलावा इनको 2023 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। राइट, नेक्स्ट है इंटरनेशनल कैकिंग चैंपियनशिप 2024 हेल्ड इन। इंटरनेशनल कैकिंग चैंपियनशिप होने जा रहा है, हो चुका है इंटरनेशनल कैकिंग चैंपियनशिप। ये कहाँ पे हुआ है? कौन सी स्टेट में हुआ था? ये हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे? तवांग डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में हुआ था इंटरनेशनल कैकिंग चैंपियनशिप 2024। अब ये होता क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ बोट रेस। जैसे ये बोट होती है तो बोट रेस का एक तरह का ये चैंपियनशिप होता है जो कैकिंग होता है। तो ये 3 डे का इवेंट था। इस साल 7 से लेकर 9 फरवरी के बीच में ये हुआ था और अलग अलग कंट्री के 51 कैंकर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है, हु इनॉग्रेट्स वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2024। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हो चुकी है, तो इसमें
ये जो समिट हुई थी इसको इनॉग्रेट किसने किया था? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो हमारी हुई थी, इनको इनॉग्रेट किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने। हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। 7 से 9 फरवरी के बीच में ये हुई थी समिट, और इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज किसने करवाया था? तो इसको ऑर्गेनाइज करवाया था द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जिसको बोलते हैं टैरी। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। नेक्स्ट है 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच कंट्री? 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है तो इंडियन ओशन के आसपास की ही कोई कंट्री होगी। तो कौन सी कंट्री में ये हुआ था? ये कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के अंदर ये कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई थी। PERTH, पर्थ के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। और इसका थीम क्या था? इसका थीम था टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। नेक्स्ट है 7th सेशन ऑफ द कॉडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स हेल्ड एट। कॉडेक्स कमेटी का 7th सेशन हुआ है। कॉडेक्स कमेटी किस पे बेस्ड है? स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स का। हर्ब्स पे ये कमेटी बनी हुई है। स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स की कमेटी है। तो स्पाइसेस सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में कहाँ पे होते हैं? केरला में होते हैं। तो ये जो सेशन हुआ था, ये जो कमेटी की मीटिंग हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी? ये सेशन हुआ था केरला में, कोच्चि के अंदर। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या था? इसमें जो स्पाइसेस वगैरह होते हैं, हर्ब्स होते हैं, उनकी जो क्वालिटी है उनको चेक किया जाता है इन सेशंस के अंदर, राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज किलकारी? किलकारी क्या है? किलकारी एक मोबाइल हेल्थ सर्विस ऐप है फॉर प्रेग्नेंट लेडीज। इट्स अ मोबाइल हेल्थ सर्विस ऐप फॉर प्रेग्नेंट लेडीज। तो किलकारी वैसे होता क्या है? जो बच्चा जब बोलता है तो उसको बोलते हैं ना किलकारी। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स बेस्ड मोबाइल हेल्थ सर्विस है, जिसमें टोटल 72 ऑडियो मैसेजेस भेजे जाते हैं। और ये जो ऑडियो मैसेजेस भेजे जाते हैं ये फ्री ऑडियो मैसेजेस होते हैं, वीकली या टाइम टू टाइम ये भेजे जाते हैं। तो ये जो मैसेजेस होते हैं ये किसके रिगार्डिंग होते हैं? ये प्रेगनेंसी के बारे में उनको बताया जाता है, चाइल्ड बर्थ के बारे में बताया जाता है, चाइल्ड केयर के बारे में बताया जाता है। और ये जो 72 ऑडियो मैसेजेस है ये कब से स्टार्ट होते हैं? ये सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी से स्टार्ट होते हैं। प्रेगनेंसी का जब सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है, एक ट्राइमेस्टर होता है 3 मंथ्स का, तो सेकंड ट्राइमेस्टर जब 4th मंथ शुरू हो जाता है, तो जब से 4th मंथ शुरू होता है तब से ये मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। और ये कब तक आते हैं? जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता। सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू होकर जब तक बच्चा 1 साल का नहीं होता तब तक 72 ऑडियो मैसेजेस भेजे जाते हैं। उसमें क्या होता है? प्रेगनेंसी के बारे में बताया जाता है, चाइल्ड बर्थ के बारे में बताया जाता है और चाइल्ड केयर के बारे में बताया जाता है। तो ये जो किलकारी प्रोग्राम है ये लॉन्च किया था कौन सी मिनिस्ट्री ने? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन 2016 में ये लॉन्च किया गया था किलकारी प्रोग्राम। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू इंप्लीमेंट यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इंप्लीमेंट हो चुका है। इंडिपेंडेंट इंडिया का ये पहला स्टेट बन गया है जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट किया है। अदरवाइज ऑल ओवर द इंडिया कहीं पे भी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो नहीं है। इंडिया लेवल पे भी नहीं है और किसी स्टेट लेवल पे भी नहीं है। अगर किसी स्टेट में ये काम कर रहा है तो ये उत्तराखंड में है, राइट। इसके अलावा अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिपेंडेंस से पहले किसी और स्टेट में भी था? यस था। तो कौन सी स्टेट में था पहले? पहले ये गोवा स्टेट में था। लेकिन गोवा स्टेट में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो किसी असेंबली से पास होकर ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ। जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में असेंबली में पास हुआ, प्रॉपर एक कमेटी बनी, इस पे डिस्कशन हुई, उसके बाद ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ, पास हुआ, उसके बाद ये इंप्लीमेंट हुआ। लेकिन गोवा स्टेट में ये इंडिपेंडेंस से पहले से ही चलता आ रहा है। जब 1961 में पोर्चुगीज से इनको लिबरेशन मिली थी तब उससे पहले से ही गोवा में जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड था वो चल रहा था और उसके बाद भी वैसे ही चलता रहा। लेकिन उत्तराखंड पहली स्टेट बन गई है इंडिपेंडेंट इंडिया की जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट कर दिया है,
राइट तो इसके साथ साथ जो आर्टिकल 44 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आर्टिकल 44 है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज आर्टिकल 44 या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है। राइट तो किसी भी तरह का क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है, तो 99% चांस है कि इसमें से क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आएगा ही आएगा। राइट तो आर्टिकल 44 में मेंशन है, आर्टिकल 44 किसके अंदर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है। ये डायरेक्शन है जो स्टेट को दी गई है कि स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। स्टेट यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है, डीपीएसपी में स्टेट का मतलब है इंडिया। तो यहाँ पे अब इंडिया लेवल पे तो अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, बात चल रही है, लेकिन उत्तराखंड में ये इंप्लीमेंट हो चुका है। तो इसमें है क्या, इसमें है कि पूरी स्टेट के लिए इक्वल राइट्स होंगे। किस किस जो है कहां कहां पे ये इक्वल राइट्स इनको दिए जाएंगे, इक्वल राइट्स फॉर वीमेन इन इनहेरिटेंस इन इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज में वीमेन को इनहेरिटेंस के इक्वल राइट्स मिलेंगे, अडॉप्शन में इक्वल राइट्स मिलेंगे वीमेन को, डिवोर्स जो होगा अब डिवोर्स रजिस्टर्ड होगा, पॉलीगैमी को बैन कर दिया गया है, एक से ज्यादा शादियां नहीं हो सकती उत्तराखंड के अंदर। हम यहाँ पे उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात नहीं कर रहे। राइट अगर कोई भी उत्तराखंड का एग्जाम दे रहे हो तो उत्तराखंड के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तराखंड के बारे में आपको पूरी की पूरी नॉलेज इस बार होनी चाहिए। पॉलीगैमी को इसमें बैन कर दिया गया है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर लिव इन रिलेशनशिप, अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उनको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवानी होगी या सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा लिविंग रिलेशनशिप का। अगर ऐसा नहीं करते तो लड़का और लड़की दोनों को ही 25,000 का फाइन हो सकता है। राइट 25,000 का फाइन दोनों को, लड़के को अलग से 25,000 का होगा, लड़की को अलग से 25,000 का जो फाइन है वो देना पड़ेगा, और इसके अलावा 3 महीने की जेल भी हो सकती है। मैरिजेस की मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवानी है, मैरिज जो अगर हुई है तो उसको रजिस्टर करवाना जरूरी है। डिवोर्स हो रहा है तो वो भी रजिस्टर्ड होगा, प्रॉपरली होगा, ऐसे नहीं है कि घर पे बैठे बैठे ही डिवोर्स हो गया है। राइट मैरिजेबल जो एज है वो भी एक फिक्स कर दी गई है, वीमेन के लिए या गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स की है और बॉयज के लिए है 21 ईयर्स की। फॉर मैन 21 ईयर्स एंड फॉर वीमेन 18 ईयर्स की एज है। राइट लेकिन ये जो बिल आया है ना, इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, उनको इसमें से एग्जाम्प्ट कर दिया गया है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर नहीं आते। यहाँ पे जो नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर नहीं आते। उत्तराखंड में शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन कितनी है, तो उत्तराखंड में शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन है 2.89% शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन है, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर कवर नहीं हो रहे। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आया था तो उससे पहले 5 मेंबर्स की एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी की चेयरमैन कौन थी, रंजन देसाई चेयरमैन थी। रंजन देसाई कौन है, ये सुप्रीम कोर्ट की एक रिटायर्ड जज है। इसके अलावा 4 मेंबर्स और थे, और 4 मेंबर कौन से थे, एक तो प्रमोद कौली। प्रमोद कौली कौन है, ये रिटायर्ड जज है। मनु गौर ये सोशल एक्टिविस्ट है। शत्रुघ्न सिंह ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। एंड सुरेखा दांगवल ये वाइस चांसलर है दून यूनिवर्सिटी की। राइट नेक्स्ट चलते हैं, नायब बुकेले विंस री इलेक्शन एंड बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। री इलेक्शन मतलब दोबारा से ये फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं नय्यब बुकेले। नय्यब बुकेले जो है वो दोबारा से कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये बने हैं एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट। एल सल्वाडोर में ये दोबारा से फिर से री इलेक्ट हुए हैं और वहां के प्रेसिडेंट बन गए हैं। एल सल्वाडोर ये रही कंट्री, नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें आती है एल सल्वाडोर। तो एल सल्वाडोर जो है ये पैसिफिक ओशियन के साथ बॉर्डर शेयर करती है। इसके अलावा 2 और कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है। कौन सी कंट्रीज है, ग्वाटेमाला एंड हॉन्डुरस। 2 कंट्रीज के साथ एल सल्वाडोर बॉर्डर शेयर करती है, ग्वाटेमाला एंड हॉन्डुरस। इसकी कैपिटल का नाम क्या है, सैन सल्वाडोर। एल सल्वाडोर की कैपिटल का नाम क्या है, सैन सल्वाडोर इसकी कैपिटल का नाम है। लास्ट क्वेश्चन है, ओल्जस बैक्टेनोव अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ। रिसेंटली ओल्जस बैक्टेनोव ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो कौन सी कंट्री के ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये बने हैं कजाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर। तो कजाकिस्तान ये एशिया की कंट्री है। कैपिटल का नाम क्या है, अस्ताना। कजाकिस्तान की कैपिटल का नाम क्या है, अस्ताना।
तो ये कैस्पियन सी के साथ एक तो बॉर्डर शेयर कर रही है। कैस्पियन सी क्या है? ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। कजाकिस्तान क्या है? एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। अब आप बोलोगे कि कैस्पियन सी के साथ तो बॉर्डर शेयर करती है, बट कैस्पियन सी को अगर हम देखें तो कैस्पियन सी इज एक्चुअली नॉट अ सी, इट्स अ लेक। कैस्पियन सी नहीं है, ये एक लेक है, राइट। तो इस पे मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है कैस्पियन सी पे, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। तो अब बात आती है कंट्रीज की, कौन कौन सी कंट्रीज के साथ जो कजाकिस्तान है वो बॉर्डर शेयर करता है। नॉर्थ में ये रशिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ पे चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, किर्गिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है और उज्बेकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो टोटल 4 कंट्रीज के साथ जो कजाकिस्तान है वो बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो कौन सी है? रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड चाइना। 4 कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो क्या आप बना सकते हो? रुक, RUKC, जैसे भी रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड चाइना, 4 कंट्रीज के साथ कजाकिस्तान बॉर्डर शेयर कर रहा है। इसके अलावा कैस्पियन सी के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता है, राइट। So that's all about today. I hope you like this video. If you like this video, then please like, share and subscribe the channel. Thank you.